बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर बुनियादी तौर पर केमिकल बॉन्डिंग के मुताल्लिक है। तो केमिकल बॉन्ड है क्या? द फोर्स दैट होल्ड एटम्स और आयंस टुगेदर इन ए सब्सटेंस। ऐसी फोर्स जो एटम्स को और आयंस को किसी शय में इकट्ठा रखे, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। द फोर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर शेप। जो मॉलिक्यूलर शेप्स होती हैं वो भी बुनियादी तौर पे किसी बॉन्डिंग की वजह से होती हैं, और उसी के नतीजे में चीज़ें केमिकली कंबाइन करती हैं। केमिकली कंबाइन करने से मुराद ये होती है कि एटम्स, आयंस वगैरह एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएं, इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर करें या दे लें या ले लें, यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या वजह है, क्यों चीजें केमिकली कंबाइन करती हैं? काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स है डिपेंड करती है ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड पे इनका एक ग्रुप होता है जिन्हें आप नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहता है? हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल्स। इनके आउटर मोस्ट शेल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, या जिन्हें आप वैलेंस शेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम का 1s2 और बाकी जितने भी गैसेस हैं उनका Ns2, दैट मींस उनका आउटर मोस्ट शेल अगर n है तो उसके s में 2 और आउटर मोस्ट शेल के p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक था। ये आपको आसान तरीके से आता हुआ होना चाहिए in order to have complete and absolute grip on the chapter number 6। ये साथ साथ देखते जाइएगा ये जो टॉपिक्स जिनका मैं हवाला दूं पिछले आर्टिकल्स में। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह शो वेरी लिटिल रिएक्टिविटी। इनकी बहुत कम रिएक्टिविटी है। मां सिवाय ये जीनॉन है, इसके कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ऑक्सीजन, ऑक्सी डाइफ्लोराइड एंड जीनॉन ट्राइऑक्साइड। जीनॉन का टेट्राऑक्साइड भी होता है। आप सेकंड ईयर में इसके जीनॉन के कंपाउंड गालबन चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से पढ़ें। A noble gas does not react with any other noble gas। एक नोबल गैस एक दूसरी नोबल गैस के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती। Hence, these are most stable among all elements। तमाम एलिमेंट्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो बुनियादी तौर पे नोबल गैस। जी बेटा, अब नोबल गैसेस की बात अगर हम करें तो नोबेलिटी इन कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली इनका कंप्लीट डबलेट या ऑक्टेट है। जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है बेटा, उसमें जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर या तो हीलियम है तो उसका डबलेट पूरा होता है, और नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह का ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट मीन जिसे आप आम जुबान में आटा कहते हैं। ये देखिए, ये हीलियम है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, नियॉन 1s2, 2s2 और ये होगी 2p6। और p में आपको पता है 3 सब शेल होते हैं, px, py, pz। तो हर एक में 2-2, तो टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन। ऑल अदर एलिमेंट्स वो स्टेबल नहीं है, वो दूसरों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, बाज़ दफा आपस में ही रिएक्शन कर जाते हैं with one another to get stability। क्यों रिएक्शन करते हैं? क्योंकि उन्होंने स्टेबिलिटी हासिल करनी होती है। और वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं? ईदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, गेन करके, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए। और जब वो ये काम करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते हैं या शेयर करते हैं, तो वो अपनी नियरेस्ट जो नोबल गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। अब हमने अभी तस्करा किया कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लेके, दे के या शेयर करके
अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये जो रुझान है, ये जो टेंडेंसी है ऑफ एटम्स की टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। ठीक है, ये बेटा तवज्जो फरमा दी। ये आपका एक टेबल ही था जो आपके इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ था। ये देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। अब एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है 1s2 2s1। अब ये क्या करता है, ये जो 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको लूज कर देता है, तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ 1s2, और ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो ये आप देख सकते हैं इसका पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 3s वाले, ये मैग्नीशियम लूज कर देता है, और उसके नतीजे में बेटा ज़रा तवज्जो फरमाइए, राइट साइड पे आप देखिए, तो ये 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, ये सब में इसके जो है वो शेल्स पूरे हैं, और ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसने अचीव कर दी। सिमिलरली अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा है, दैट इज 9। तो 9 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, दैट इज 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 9 पूरे हो गए। अब क्या करेगा, ये जो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बेटा ये आप देखिए, ये 2pz का भी 2 हो गया, और इसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर। सिमिलरली सल्फर की बात करें अगर आप, तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बुनियादी तौर पे ये है, 3py और 3pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। ये जो टेबल है, इस टेबल में जो बात की गई है वो ये है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं in order to have complete their octet। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, जब आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और गेन होता है, और ये दोनों काम भी आप वक्त होते हैं। मिसाल के तौर पे कहता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जब NaCl बन रहा होता है तो सोडियम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जबकि क्लोरीन क्या करती है, गेन द सेम, वो वही इलेक्ट्रॉन गेन कर देती है। तो सोडियम ने लूज किया, उसका पॉजिटिव आयन बनेगा, क्लोरीन ने गेन किया, उसका नेगेटिव आयन बनेगा, तो ये अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा। व्हाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ HF, जब HF बनता है, हाइड्रोजन एटम्स डोनेट मेजर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन। हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन का एक हिस्सा, आप इलेक्ट्रॉन का हिस्सा ना कहें, ज्यादा बेहतर यह है कि आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक खास हिस्सा वो शेयर कर लेता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल, ये बेटा हर जगह पे लागू नहीं होता। इट इज नॉट ओबेड इन मेनी केसेस, कई जगहों पे ये लागू नहीं होता। जैसे BCl3, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन ने उसके साथ शेयर कर लिए, तो बेटा ये बन गया BCl3, और इसके आउटर मोस्ट शेल में फिर 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। जस्ट मैं आपको इसकी एक डायग्राम सी बना के समझा देता हूँ बेटा। दिस इज B, ये एक पेयर फ्लोरीन के साथ, ये दूसरा पेयर फ्लोरीन के साथ, मैं फ्लोरीन ले रहा हूँ, वहां फ्लोरीन है, यहाँ तीसरा पेयर फ्लोरीन के साथ। आप देख रहे हैं कि 3 पेयर हो गए, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 है। इसका PF5, ये P, ये ऊपर फ्लोरीन, बेटा नीचे फ्लोरीन, बेटा जी लेफ्ट साइड पे फ्लोरीन, एक हमारी तरफ को आती हुई फ्लोरीन होती है, और एक वो पीछे को जाती हुई फ्लोरीन होती है। ठीक है, तो P ने 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। 5 बॉन्ड से मुराद ये हुई कि P के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हो रहा। इससे आगे SF6 है। SF6 में क्या बेटा, सेंटर में सल्फर एटम है, ऊपर फ्लोरीन, बेटा जी नीचे फ्लोरीन,
राइट साइड पे फ्लोरीन, लेफ्ट साइड पे फ्लोरीन, बेटा जी आगे फ्लोरीन, और ये बेटा पीछे। तो ये आप जरा और कीजिए, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 पेयर हो गए, और वो जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है बेटा, वो बुनियादी तौर पे 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल जो है वो भी नहीं होगा। बेटा बात को आगे लेके चलते हैं। सर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो सर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा? कार्बन और सिलिकॉन शेयरिंग करते हैं, वो गेन या लूज नहीं करते, ये बात कंफर्म। अब्दुल्ला, यस सर। हाँ आप अपना यार फोन नंबर जरा मुझे देना, मैंने आज मैसेज करना था तो देखा मेरे पास आपका फोन नंबर ही नहीं था। 0313 पे सेंड कर देना जी यस बेटा। सर। आगे जब चलते हैं हम एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आए, दिस इज इम्पोर्टेंट। जरा गौर फरमाइए, एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं? गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आती है? जब एनर्जी डिक्रीज होती है। अब मैं आपको एक मिसाल, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ये अगर यहाँ पर है तो ये लेस स्टेबल है, अगर मैं इसको यहाँ टेबल पे रखूँ तो इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, आपको पता है जो चीजें हाई लेवल पर होती हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, और जो लोअर लेवल पर आ जाती हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, और जो उससे भी लोअर लेवल पे चली जाए उनकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती चली जाएगी, या कोई भी एनर्जी जितनी कम होती चली जाएगी, उतनी वो चीज ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी। अब यहाँ पे मिसाल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल when two hydrogen atoms approach each other, एक दूसरे के करीब आते हैं, forces of attraction और repulsion operate simultaneously, ये दोनों बैक वक्त अमल करते हैं। ये जरा एक ग्राफ देखिए, ये ग्राफ आपकी बुक के ग्राफ से एंटायरली डिफरेंट है। ये ग्राफ मैंने खुद से ड्रॉ किया है, ये ग्राफ मुझे मिला नहीं, बहुत सारे सोर्सेज को मैंने चेक किया नेट पे, मुझे किसी जगह से नहीं मिला, तो लिहाजा ये ग्राफ मैंने खुद से ड्रॉ किया। यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिया हुआ है बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी एटमों के न्यूक्लियाई के दरमियान फासला, और वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। ये जीरो है पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। जब जीरो पोटेंशियल एनर्जी से एटम, ये देखें एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये देखें ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये ग्रीन जो कर्व है ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी कम हो रही है। कम होते 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 एक खास फासले पे, ये देखें, ये जो मेरा कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा, तो ये कर्सर इस वक्त जिस मुकाम पर है ये, ठीक है, तो दिस इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कम कितनी हुई है, जीरो लेवल से बेटा इतनी एनर्जी कम हुई है, और ये लिखी हुई है 436 किलो जूल पर हाइड्रोजन। और उस वक्त दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनके दरमियान, न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है दैट इज 75.4। ठीक है जी। अब ये वो बात कर रहा है कि जब एनर्जी कम हो रही होती है, ये जरा देखिएगा अगले पैरा में, कहता है अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रिंग एटम्स क्लोज टुगेदर। ये जो ग्रीन वाला कर्व है ये शो कर रहा है कि एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है और वो एक दूसरे के करीब आते चले जा रहे हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। ये बेटा ये ग्रीन कर्व ये बता रहा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है, एक खास लेवल तक जाके कम होती है। अगर उससे ज्यादा करीब उन्हें कर दिया जाए तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम शूट कर जाती है, बहुत ज्यादा। ऑन द अदर हैंड, ये एक रेड ग्राफ, द रिपल्सिव फोर्सेस पुश एटम्स अपार्ट। रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं अगर ऑपरेट हो जाएं तो वो एटम्स को करीब नहीं आने देंगी, रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो नतीजा क्या होगा, एनर्जी बेटा इंक्रीज कर जाएगी। आप देख रहे हैं ये रेड कर्व उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा
एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड और एनर्जी इन, ये दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एटम एक दूसरे के करीब आए और उनकी एनर्जी कम हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एटम्स एक दूसरे के करीब आए तो बजाय उनकी एनर्जी कम होने के उनकी एनर्जी बढ़ जाए। इट हैज बीन फाउंड, ये देखा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर, ये पीली लाइन देखिए, जीरो से ये ड्रॉप ऑफ एनर्जी ज्यादा है और जीरो पोजीशन से जो इंक्रीज इन एनर्जी है वो लेस है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपकी किताब में इसका तज़किरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो किताब में ग्राफ दिया गया है दैट इज हाईली इनसफिशिएंट। ठीक है, वो ग्राफ सिर्फ ये निचले वाले पोर्शन को शो कर रहा है, ये इस चीज को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा कि जनाब जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो मोर है देन फॉर रिपल्सिव फोर्सेस। ये देखिए, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की जो है वो ज्यादा है, मोर है, और रिपल्सिव फोर्सेस की लेस है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एज द टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच। ये बेटा अभी क्योंकि ग्राफ की जरूरत थी तो मैंने अगली स्लाइड पे भी इसको फिर ले लिया। ये इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि ग्राफ आप दो दफा बनाएंगे, ग्राफ या डायाग्राम हमेशा वहां बनाई जाती है जहां आप इसकी जरूरत महसूस करें। इवेंचुअली कहता है जब एटम एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो एक स्टेट ऐसी पहुंच जाती है जहां इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, ये वाली स्टेट, ये जहां मेरा कर्सर, ठीक है, ये ग्रीन कर्व की सबसे लोएस्ट पॉइंट where the attractive forces dominate the repulsive forces। यहाँ पर जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो रिपल्शन की फोर्सेस के ऊपर हावी आ जाती हैं और नतीजतन क्या होता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मिनिमम होती है। तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन गया है और वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया है इस लेवल। अब ये जो डिस्टेंस है 75.4 पाइकोमीटर वाला, ये जीरो से ये वाला, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिक्रीज हुई है ये वाली 436 किलो जूल इज बॉन्ड एनर्जी। कहता है अगर इसी बॉन्ड को तोड़ना हो, इज नीडेड टू बी ब्रोकन, तो उतनी ही एनर्जी हमें चाहिए होगी जितनी एनर्जी रिलीज हुई है। एक बात याद रखें, ये आपने अपने पल्ले बांध लेनी है पूरी केमिस्ट्री में, जहां एनर्जी डिक्रीज हो रही हो, रिलीज हो रही हो, तो वो हमेशा साइन नेगेटिव होता है। जहां एनर्जी गेन हो रही हो, ठीक है, गेन मीन इजाफा, तो जो इजाफा है हमेशा बेटे उसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आप ग्राफ में देख रहे हैं ये जो साइन है यहाँ पे ये वाला, ये बेटा नेगेटिव। कहता है फॉर द केस वेयर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, जहां रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये रेड वाला कर्व, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, विच लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, उसके नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आती, इनस्टेबिलिटी। तो नतीजतन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली मीन नतीजतन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म, जो बॉन्ड है वो नहीं। ठीक है, ये आज का हमारा पहला लेक्चर था। इब्तिदा में अभी मैंने बहुत थोड़ा सा किया इसलिए कि ये चीज़ क्लियर हो जाए, तो फिर हम कल इंशाअल्लाह अगली बात को पहुंचाएंगे। वो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेक्चर होगा। ठीक है, तो बाकी बातें हम इंशाअल्लाह कल जारी रखेंगे। कोई क्वेश्चन? कुछ ना जी बेटे। रिमशा आपने सुना बेटा सारा? जी सर। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। ये आज शाम तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको दिक्कत हो, कई बार होता है कनेक्टिविटी में इशू आता है, आवाज़ सही तरह नहीं आती, ठीक है, तो वो हमारा चैनल है यूट्यूब पे,
ठीक है, उसका मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। वेबसाइट पे हम उसका लिंक जारी करते हैं डेली, वहाँ से आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर।